ठीक है, लेट इट भी आइसक्रीम की कॉस्ट 50 रुपये हुई तो हम 50 रुपये के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बट रियल जीडीपी क्या करेगी, उसने एक बेस ईयर चूज किया होगा और वो सोचेगी उस टाइम पे है तो उसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। कमोडिटीज क्वांटिटी बढ़ सकती ही है बट जो तुम्हारे प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी। मैंने क्या लिखाया था रियल जीडीपी में, वो क्वांटिटी और प्राइस दोनों को लेके, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी और प्राइस दोनों को लेके चलती है। रियल जीडीपी जो है वो प्राइस को कांस्टेंट रखती है, वो सिर्फ क्वांटिटी को लेके चलती है। समझ आई, लिख लो रियल जीडीपी या कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब है ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रही है ना, क्यों, क्योंकि इसने 10, अगर कोई चीज 10 रुपए की थी आज 20 रुपए की हो गई तो उसने उसको 10 को ही लेके चला है ताकि वो दिखाएगी कि भाई वो जो 20 रुपए 10 रुपए बढ़ी है वो इन्फ्लेशन बढ़ी है। ठीक है, लिख लो इट एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इट एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन using constant prices helps us to measure actual change in the output, ब्रैकेट में लिखना actual change in the output, not just as increase, not just as increase, not just an increase लिखना, as नहीं, not just an increase because of inflation, because of inflation। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं और इसके बाद जो है हम ICOR के ऊपर चलेंगे, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर चलेंगे। लास्ट एग्जांपल ताकि तुम्हें नॉमिनल और रियल जीडीपी पे कोई डाउट ना हो। जीडीपी जीएनपी क्लियर है, सब कुछ सुनना। मैंने लिया एक ईयर 2012, एक लिया 2013, एक मैंने लिया 2014। एक आ गई मेरी नॉमिनल जीडीपी और हमारा जो बेस ईयर है डेट इज 2011-12। ठीक है, इस ईयर को जो है 12 को मैं लेके जो है ये मैं लेके चल रहा हूँ, ये ईयर जो है बेस ईयर है, मतलब ये इसकी जो प्राइसेस होगी जब हम रियल जीडीपी लेंगे तो इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एक आ गई नॉमिनल जीडीपी और एक आ गई तुम्हारी रियल जीडीपी। मैं बोलता हूँ 2012 में 15 कॉपीज जो है वो बनाई जाती है जिनकी कॉस्ट है 10 रुपये। क्वांटिटी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ईयर, क्वांटिटी, टोटल, सॉरी प्राइस और टोटल। ठीक है, ईयर आ गया तुम्हारा 2012, क्वांटिटी कॉपीज बनी 15, एक कॉपी की प्राइस थी 10 रुपये, तो टोटल कितनी आ गई 150। चाहे मैं बात करूं नॉमिनल जीडीपी या फिर तुम्हारी रियल जीडीपी, दोनों 150 रुपये आएगी। अभी तो बेस ईयर जो है वो हमने 2012 ही लिया हुआ है, 10 ही रहेगा। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज 150, रियल जीडीपी इज 150, कोई डाउट? ठीक है, देखते चलना। सेकेंड ईयर आया 2013, क्वांटिटी जो है वो अभी 15 ही रही, प्राइस जो है वो तुम्हारा 20 रुपीज़ हो गया। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी निकालूंगा, नॉमिनल जीडीपी बोलती है क्वांटिटी और प्राइस दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। ये आ गई 300 रुपीज़ नॉमिनल जीडीपी आए। अब मैंने निकालना है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या बोलती है, रियल जीडीपी प्राइस को कांस्टेंट रखेगी और क्वांटिटी को देख के चलेगी। क्वांटिटी कितनी है 15, प्राइस 10, 20 क्यों नहीं, क्योंकि 20 रियल नॉमिनल लेके चलेगी, यहाँ पे हमने इसको बेस लिया है। आ गई तुम्हारी 150, मानते हो? ठीक है, यहाँ आ गई तुम्हारी 300, यहाँ पे आ गई तुम्हारी 150। ठीक है, 2014 मैं बोलता हूँ क्वांटिटी फिर से वही रही 15, कॉस्ट होगी 30 रुपीज़। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई 450। ठीक है, और अपनी रियल जीडीपी 150, दोबारा से 15 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि कांस्टेंट होगा वो 150। ये आ गई 2014 में 450, ये तुम्हारी आ गई 150। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, इधर पे हम रियल जीडीपी देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट स्टेगनेंट हो चुकी है, कोई बढ़ नहीं रही है। यहां पे हम देखते हैं, हम कहते हैं वाह यार ये तो डबल होगी 300,
यहाँ से ये ऑलमोस्ट और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो तुमको रियल पिक्चर नहीं दिखाती इकोनॉमी की। रियल जीडीपी तुमको, ये जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये कॉस्ट बढ़ रही है, ये कॉस्ट बढ़ रही है, क्वांटिटी तो सेम रह रही है। तो नॉमिनल जीडीपी ने क्या किया, बढ़ाया। हमने तो दिखा दिया 300 500 इनकम जनरेट हुई हमारी, उस दुकानदार की पहले 150 रुपया इनकम जनरेट हुई, 300 रुपया इनकम, बट जनरेट क्या हुई है, वो इन्फ्लेशन हुई है। इसका मतलब है फैक्टर कॉस्ट जो है वो बढ़ी हुई है तुम्हारी। रियल रियल एट मार्केट प्राइस, हाँ ठीक है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो हम ग्रोथ रेट अपनी मेजर करते हैं, ठीक है। इससे तो बेस ईयर, सॉरी रियल जीडीपी जिसमें हम बेस ईयर को कैलकुलेट करते हैं, वो हमको दिखाती है कि हमारी असली पिक्चर जो है वो क्या है, ठीक है। यहां तो हम बड़े खुश हो गए, बड़ी पर बड़ी क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो क्वांटिटी थी वो तो सेम ही है, 15 ही, 10 ही गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही थी। मजा तो तब था जब यहां पे 15 की जगह 20 हो जाता, और यहां पे अगर 20 भी रहता कोई बात नहीं, तो क्वांटिटी बड़ी भी थी। यहां पे अगर 400 आता, लेट इट बी, ठीक है, क्वांटिटी अगर बढ़ती, हमने उसको 20 से मल्टीप्लाई बाय 10 करना था। रियल जीडीपी में क्या था, उसको तो हमने कांस्टेंट लिया हुआ था ना 10 रुपए को, तो यहाँ पे क्या आ जाना था, 200 रुपया। हाँ भाई, तब हमारी ग्रोथ हुई। समझ आई मैंने क्या बोला, नहीं समझ आई। मैंने ये बोला कि हमने देखो इस ईयर में क्या होता है तुम्हारा, ये देखना, इन्फ्लेशन जरूरी है पर 4 से 5%। नॉमिनल एंकर रेट में बताऊंगा, उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन थी वो इन्फ्लेशन वाले। इन्फ्लेशन भी जरूरी है, अगर चार कुछ भी इन्फ्लेशन नहीं होगी तो मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो ग्रोथ कहां से होगी। बट अगर इन्फ्लेशन 10%, गैलपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन ये वाली हो जाएगी, तो उसमें तो तुम लोग कर्जदारी हो जाओगे देने वाले। अब सुनना, अब मैंने क्या बोला, पहले 15 कॉपीज बनी थी, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, 20 कॉपीज बनी और कॉस्ट हो गई तुम्हारी 15 रुपए, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कितनी आई, 300। कितनी आई नॉमिनल जीडीपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये क्वांटिटी है और ये तुम्हारी प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 300। अब अगर मैं रियल जीडीपी निकालूंगा वो कितनी आएगी, रियल जीडीपी 200, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200। तो अब तुम्हें लगेगा हाँ यार तुम लोगों ने ग्रोथ दिखाई। यहां पे क्या हो रहा था, तुम इन्फ्लेशन, ये जहां तो तुमने प्राइस को कांस्टेंट रखा पर भी बढ़ी, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी मतलब गुड्स बनने की क्षमता ज्यादा बढ़ी। अगर गुड्स ज्यादा बने हैं मतलब गुड्स बनाने के लिए सर्विसेज भी लगी होंगी, इसका मतलब जीडीपी बढ़ी। क्यों, जीडीपी बोलती है डोमेस्टिक फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी। तो गुड्स प्रोड्यूस हुए जिससे वैल्यू बढ़ी। समझ आई मैंने क्या बोला, ठीक है। चलो, अगर आप समझ नहीं आई है तो फिर आई क्विट, ठीक है। अमन कोई डाउट है तो पूछ 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 पूछ। इन्फ्लेशन जरूरी है, 4 से 5% तेरी इन्फ्लेशन चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए। क्वालिटी का कहीं पे भी लेना देना नहीं है, क्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी का फर्क पड़ेगा, कितनी मात्रा में बना रहे हो। विशाखा मुझे डाउट लग रहा है, नहीं भी चल लग रहा तो रट्टा मारो जिंदाबाद। अब बड़ा समझा लिया मैंने। क्या मैंने बोला कि क्या कहते हैं, अगर नॉमिनल जीडीपी होगी जो प्रिवेलिंग प्राइस, वो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को लेके चलेगी। बट जो रियल जीडीपी होगी वो किसी एक में प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा, बेस ईयर लेगा। रियल जीडीपी तुम्हें असली पिक्चर दिखाएगा। क्यों, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जीडीपी की डेफिनेशन क्या, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, गुड्स बढ़ेंगे तो तुम्हारी जीडीपी बढ़ रही है। ऐसे तुम्हारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है पर तुम्हारी इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही है। समझ आई। हाँ, फिर मतलब तुम्हारी ग्रोथ हुई, तुम्हें 170 रुपए आए तो तुम्हें, पर वो 150 से 170 कैसे बने, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बने, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, मतलब गुड्स ज्यादा बने, इसके कारण तुम्हारी जो है वो बनी। समझ आई, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन ज्यादा तो जीडीपी भी ज्यादा, गुड्स और सर्विसेज जितनी ज्यादा होगी उतनी जीडीपी भी होगी। 100%, अगर तू गुड्स ज्यादा बनाएगा, तुझे गुड्स बनाने के लिए और लोग चाहिए होंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। हाँ, पूछना, क्या पूछ रही थी।
एक टाइम तक अच्छा होगा, बट उसके बाद जो है क्या कहते हैं, तुम डिफ्लेशन बोल रही हो कि प्राइस कांस्टेंट रहा हुआ है कि तुम्हारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रुपीज में 15 कॉपीज, हाँ हाँ, बट अगर 10 रुपीज में ही हमें 20 कॉपीज मिल रही तो तुम सबसे अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुड्स बना रहे हो, और उसी को मैं तुम्हें अभी, और उसी चीज़ को मैं तुम्हें पढ़ाने लगा हूँ, ICOR, जो तुम पूछ रही हो अभी वही बताने लगा हूँ, ICOR। नेक्स्ट टॉपिक ICOR, अभी नेशनल इनकम ही हम पढ़ रहे हैं। ICOR, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। फॉर एग्जाम्पल हम 15 कॉपियां बना रहे हैं 20 रुपए में, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम 15 कॉपियां बना रहे हैं 20 रुपए में। अब हमें कितने पैसे और लगेंगे ताकि हम 16वीं कॉपी बना सके? समझ नहीं आई। अगर 15 कॉपियां बनाने के लिए 20 रुपए लग रहे हैं, तो अगर 16वीं कॉपी बनानी होगी उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? दैट इज नोन एज ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। एक आउटपुट बढ़ाने के लिए तुम्हें कितना इनपुट देना पड़ेगा? दैट इज नोन एज ICOR। लिखो, समझ आएगा, बताता हूं। इट इज डिफाइंड एज how much additional capital means पैसा, how much additional capital will be required to produce one additional unit of output. One additional unit of output. अगर ICOR कम लग रहा है, एक पैसा कॉपी बनाने के लिए, रिलेटेड भी हम बोलते हैं, एक कंट्री है, दो कंट्रीज ले ली मैंने, एक बार ICOR का फॉर्मूला लिख लो फिर समझाता हूँ। ICOR इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। या एक और लिखो, एक और इसी के साथ लिखो, इन्वेस्टमेंट परसेंट इन GDP अपॉन, और इन्वेस्टमेंट परसेंट इन GDP अपॉन परसेंटेज चेंज इन GDP, परसेंटेज चेंज इन GDP। ICOR जितना कम, इसका मतलब वो उतना ज्यादा एफिशिएंट। कैसे? ICOR का फॉर्मूला क्या बोला मैंने पहला वाला? चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन कैपिटल कैपिटल, अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक है हमारा इंडिया, एक है हमारा नेपाल, ठीक है। इसको लगते हैं 50, लेट इट बी, इसको लगते हैं 5 रुपये अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको लगते हैं फॉर एग्जांपल 15 रुपये की 20 कॉपियाँ थी, अगर 16वीं कॉपी बनानी थी तो उसके लिए 25 रुपये लगेंगे। इसका मतलब है इसको 5 रुपये लगते हैं अपनी एक कॉपी को बढ़ाने के लिए। नेपाल में 15 कॉपियाँ बनती है 20 रुपये की, जो 16वीं कॉपी बनेगी वो तुम्हारी बनेगी 30 रुपये की, ठीक है। इसका कितना हो गया? एक आउटपुट बढ़ाने के लिए जो हमने कितने पैसे और लगाए? 10 रुपये। इसका मतलब है इंडिया में मशीनरी वगैरह, इंडिया में लेबर वगैरह अच्छी होगी, स्किल्डफुल होगी, जो कम पैसों में जो है मशीन अच्छी होगी, जो कम पैसों में एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। बट चाइना में नेपाल में उसी के मुकाबले उतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, तभी उस पर 10 रुपये लग रहे हैं, खर्चा जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो ICOR जितना ज़्यादा होगा, मतलब उस कंट्री की
कैपिटल में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स जो है वो उतने ज़्यादा पुअर है। समझ आई नहीं आई? दोबारा चलो सुनो, पूछना दोबारा पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो, उसको छोड़ दो, इधर देखो। आउटपुट को बढ़ाने के लिए 15 से 16 करने के लिए कॉपी को इंडिया में लग रहे हैं कितनी? इंडिया कॉपी बना रहा है 15 कॉपीज। 16वीं कॉपी जब वो बना रहा है उसको लग रहे हैं ₹5 एक कॉपीज, एक अपना आउटपुट को बढ़ाने के लिए। पहले आउटपुट कितना था? 15, 16 एक बढ़ाया, उसको कितने पैसे लगे? 5। अगर मैं नेपाल में चला जाता हूँ, 15 कॉपीज नेपाल में भी बन रही है, जब 16वीं कॉपी बनानी है, एक आउटपुट बढ़ाना है हमने, कितने पैसे लग रहे हैं? 10 रुपीज़। 5 रुपये में काम हो गया वो ज़्यादा अच्छी बात है कि 10 रुपये में काम हो गया वो ज़्यादा अच्छी बात है? 5 में क्यों अच्छा हुआ? 5 में क्यों हुआ होगा? मशीनरी पक्का अच्छी होगी, सस्ते में तभी निपट गया ना। अगर हम चले जाते हैं, इन्फ्लेशन को मत इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रैक्टर है और एक यूएसए में ट्रैक्टर है, किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो बीज को जो है वो अच्छी तरह सो कर सकते हैं, जो भी हार्वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं? क्यों? मतलब यूएसए में ट्रैक्टर का एक फेरा लगता होगा, एक बारी चलता होगा, वो ज़्यादा फील्ड को कर देता होगा। ठीक, मतलब यूएसए में डीजल लगता है 100 रुपये का और वो अपना पूरा फील्ड को जो है वो हार्वेस्ट कर देता है। हमारे में अगर पूरी फील्ड को हार्वेस्ट करना होगा हमें 150 रुपया लगेगा। ठीक है, तो हमें एक आउटपुट बढ़ाने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। लेट इट बी यूएसए में 120 रुपये लग रहे हैं, तो उनको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब जब भी तुमने आईसीओआर तुम्हारा बढ़ा, एक आउटपुट को बढ़ाने के लिए तुमने ज़्यादा पैसे लगाए, इसका मतलब तुम सही काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम एक आउटपुट को बढ़ाने के लिए कम पैसे लगा रहे हो, डेट मीन्स तुम्हारी कंट्री जो है वो अच्छा काम कर रही है। एग्जाम्पल लिखो, मैं अभी समझाता हूँ। क्वालिटी कुछ नहीं होगी, क्वालिटी ही होगी, क्वालिटी ही अच्छी होगी। क्वालिटी जो मशीन की बोल रही हो या प्रोडक्ट की बोल रही हो? जो आउटपुट निकलेगा, जो कॉपी निकलेगी, उसका कोई लेना देना, उसका कोई लेना देना। क्वालिटी विल बी सेम ऑफ बोथ द प्रोडक्ट। इतना मतलब है उसको कैपिटल उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ रही है, इसका मतलब उसको उतना ही ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट। तो हर बंदा क्या चाहता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है? उसको कम पैसा लगाना पड़े अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। अगर तुमको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी कंट्री की पॉलिसीज या तुम्हारे कंट्री की जो क्या कहते हैं सप्लाई साइड जो है उसमें जो है वो दिक्कत है, टेक्नोलॉजी में जो है वो कमी है। तो इसका मतलब है अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं यूएसए से, रशिया से, इंग्लैंड से, तो हम क्या बोल रहे हैं? आईसीओआर हमारा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। लिखो, ज़्यादा समझ आया? ऐसे थोड़ा सा पता चला? आईसीओआर लिखो। इट रिप्रेजेंट्स हाउ एफिशिएंटली the new or additional capital is being used in a country to produce output. ठीक है, इफ आईसीओआर ऑफ इंडिया, इफ की बात कर रहा हूं, एग्जांपल आईसीओआर ऑफ इंडिया इज 5, it means India requires ₹5 to produce extra good. If the ICOR change to 4 या reduce to 4, it means capital require will be ₹4 to produce capital good. It means capital required to produce good will be ₹4.
The next point, ICOR depends upon various factors such as ICOR depends upon various factors such as governance, quality of labor, which depends upon which quality of labor किस पे डिपेंड करेगी, which depends upon education and skill development level comma skill development level comma technology etc. एक पॉइंट और लिखो, पूरा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेबर इज नॉट स्किल्ड and he is not able to use the machines properly. For example, if the labor is not skilled and if he is not able to use the machine properly, then our output produced will be less, and our ICOR will increase even if there is no problem with the machine or capital. Even if there is no problem with the machine or capital. The machine or capital. पढ़ना एक बारी. With machine or capital. चलो, समझ आ गई ना? ठीक है, चलो लिखना नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट. सुनना क्या होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट? प्राइस ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी. सर $1 जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर है? लेट इट बी 70 रुपीज़. इसको बोलेंगे $1 एक करेंसी दूसरे के मुकाबले कितनी है. फॉर एग्जांपल 1 पाउंड जो है लेट इट बी वो 105 रुपये के हिसाब से रुपीज़ में है. 1 पाउंड अगर हमने इंग्लैंड जाना है, वहाँ पे एक्सचेंज करवाना है, उनसे हमें 1 पाउंड चाहिए तो हम उनको 105 रुपये देंगे अपने इंडियन रुपीज़ की. जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की वैल्यू में कितनी होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट. ठीक है, लिखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट. NER is equal to NER is nominal exchange rate is equal to इसी में ही आएगा. तो एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्ट होना बस. ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another currency. With respect in terms of another currency. For example, if we purchase $1 by paying rupees 70 in the market, the nominal exchange rate will be equal to in the market
दिस मीन्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे, $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। हाँ जी, हाँ हाँ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी करेंसी की डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा करेंसी तुम्हारी सप्लाई होगी, उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में, हमने G20 के बाद जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सारी दुनिया जो है उसको देखने के लिए आ रही है। अब जब वो आएगी यहाँ पे अपने डॉलर्स को एक्सचेंज कराएगी, किस में? इंडिया की रुपीज़ में, ठीक है। रुपीज़ की जो होगी वो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, एप्रिशिएट, तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट करेगी। क्यों जो है डॉलर का वैल्यू जो है हमेशा चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो जितना भी ट्रेड होता है वो तुम्हारा इंटरनेशनल में किस करेंसी में होता है? डॉलर में होता है। डॉलर की डिमांड जो होती है वो बढ़ती रहती है, जिसके कारण उसकी जो एप्रिसिएशन भी जो है वो बढ़ती रहती है। अब जैसे ब्रिक्स कंट्री है, या रशिया है, या तुम्हारा इंडिया है, अब कंट्रीज जो आ रही, दे आर मूविंग टूवर्ड्स, ये हम करंट अफेयर में करेंगे, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन, या मैं डी डॉलराइजेशन की बात करता हूं, या मैं तुम्हारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस की बात करता हूं कि रुपीस तुम्हारा जो है इंटरनेशनल होगा। हम इस पे ना डिपेंडेंट होते। होता क्या है, सपोज करो इसने बोला मैं किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंक्शंस जो है यूएसए लगा देता है, लेट इट भी, रशिया के ऊपर लगा दी, ईरान के ऊपर लगा दी, सेंक्शंस लगा दी। अब इस करेंसी में ट्रेड नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें इस करेंसी में ट्रेड करना होगा, ₹1 की चीज़ तुम्हें पक्का ₹170 की मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हुई हुई है। तो इसलिए जो है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं सर डॉलर जो है महंगा हो गया, ₹80 हो गया, इसका मतलब डॉलर की डिमांड पक्का ज़्यादा बढ़ गई हुई है, इसके कारण जो है डॉलर महंगा हो रहा है, हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी। अगर डॉलर कम हो गया, ₹65 हो गया, ₹60 हो गया, इसका मतलब है इंडिया की रुपीस की डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, जिससे रुपीस जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, लिख लो ये फाइल। क्योंकि इस पावर क्यों है? क्योंकि उनकी ना 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 बेसिकली पावर इसलिए है क्योंकि उनकी करेंसी जो है सबसे स्ट्रांग करेंसी है। किसी भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं, जैसे अगर हम बोलते हैं आईएमएफ के पास सबसे ज़्यादा करेंसी जो है वो किस फॉर्म में है? डॉलर की फॉर्म में। वर्ल्ड बैंक के पास भी डॉलर की फॉर्म में। तो क्या होता है कि जब जिस कंट्री की करेंसी सबसे स्ट्रांग होगी ना, वो इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब तूने, मैं कहता हूँ कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। इंडिया जो है वो डॉलर ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। रशिया ने, ईरान ने बोला कि भैया मेरे को पैसों की, हर कंट्री को एक दूसरे से पैसों की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तभी उसके पास पैसे आएंगे। ईरान ने हमको जो है क्या कहते हैं, पेट्रोल दिया, क्रूड ऑयल दिया। इन रिटर्न हमने उसको बोला हम तुझे $1000 देंगे, एग्जाम्पल $1000। यूएसए बोलते हैं कि अगर ईरान के पास डॉलर जाएगा मैं उस डॉलर को मानूंगा ही नहीं, वो ट्रेड में मानने नहीं जाएंगे, उस डॉलर की वैल्यू जो है वो नल एंड वाइड है। तो इंडिया भी नहीं देगा, क्योंकि इंडिया सोचेगा अगर मेरे डॉलर की वैल्यू नल एंड वाइड हो जाएगी, मेरी फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो होता है यूएसए जो है वो इतना स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उसी की करेंसी में मैक्सिमम जो है बिजनेस किया जाता है। वो जो चीज़ है वो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे, वो है एनपीटी, नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी, वो अलग चीज़ है। वो एनपीटी में क्या हुआ था, P5 कंट्रीज पता है, जो यूएनएससी की 5 कंट्रीज है, रशिया, चाइना, तुम्हारा फ्रांस, ब्रिटेन और तुम्हारा यूएसए, यही 5 कंट्रीज बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकती। तो वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है, समझ आई। फॉर एग्जांपल में इंडिया बोलता है कि भाई अब हमने भूटान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना, और भूटान में सिर्फ रुपीज़ ही चलते थे, ठीक है। अब भूटान डर जाएगा कि अगर मेरे पास यही पैसे, अगर ये कोई मानेगा ही नहीं तो मैं ट्रेड किसके साथ करूंगा। इसलिए वो पे इकोनॉमिकली उनको, रादर देन बीटिंग देम, रादर देन अप्लाइंग एनी न्यूक्लियर फोर्स और किसी भी तरह की फोर्स, वो इकोनॉमिकली जो है वो बीट करने की कोशिश करते हैं दूसरी कंट्री को, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन, NER डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, of demand and supply. If more people are purchasing dollar in the market, if more and more people are purchasing dollar
in the exchange market, then the demand of dollar will increase and dollar will become stronger and appreciate. Then the demand of dollar increases and dollar will become stronger or appreciate. चलो नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट सेकंड में, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, नहीं ये अलग है, ये अलग कंसेप्ट है, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक्सचेंज रेट, हम टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले एनईआर पढ़ा और दूसरा टॉपिक डाल लेना टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले हमने पढ़ा एनईआर नॉमिनल एक्सचेंज रेट और सेकंड इज परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होता है पता है कुछ? जीतने की फॉर एग्जांपल इंडिया में 30 का मतलब यूएस में 80 का मतलब तो इंडिया में 30 का मिल रहा है, मतलब एक नॉर्मल बंदे की परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितने पैसों में खरीद सकता है, ये पता है इंडिया थर्ड नंबर पे। लिखो परचेजिंग पावर पैरिटी, अभी समझाता हूँ। सपोज एनईआर कितना था हमारा, $1 कितने का था? 70 रुपये का। सपोज एनईआर इज $1 इक्वल टू ₹70 एंड इंडिया एंड यूएस प्रोड्यूस जस्ट वन बर्गर। इंडिया एंड यूएस दोनों कंट्री में एक ही बर्गर प्रोड्यूस करती है, एंड इंडिया एंड यूएस प्रोड्यूस जस्ट वन बर्गर ईच which are exactly same in quantity and quality. Which are exactly same in quantity and quality. बर्गर का प्राइस इंडिया में जो है वो 35 रुपये है, लेट इट बी, और यूएस में $1 का है। सपोज बर्गर प्राइस इन इंडिया इज ₹35। सपोज बर्गर प्राइस इन इंडिया इज ₹35 एंड यूएस में $1। PPP means that, next point, PPP means that it is the rate that if $1 can purchase one burger in US, the same burger can be purchased in how many rupees in India? Then the same burger, कहाँ रह गया? PPP means that if $1 can purchase one burger in US, then that same burger can be purchased in how many rupees in India? Can be purchased In India. In how many rupees in India? इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलता हूँ $1
रुपीज़ 70 का है। इसका पक्का मतलब है कि मैं $0.5 में जो है वो बर्गर को खरीद सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। ये बात समझ आई? अगर $1 $70 का है तो इसका मतलब आधा डॉलर, इंडिया में अगर मैं आधा डॉलर देता हूँ तो मैं एक बर्गर जो है वो खरीद सकता हूँ, 35 रुपये में खरीद सकता हूँ। लिखना। सो पीपीपी एक्सचेंज रेट इज, हाँ जी, सर तो वैसे दो आ जाएंगे ना। हाँ 2 आ जाएंगे। पीपीपी एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू ₹35। हाँ पीपीपी है ना, इसका मतलब है उधर इधर का $1 जो हो गया वो कितने का हो गया? नहीं, इस पीपीपी मीन्स दैट $0.5 इज इक्वल टू ₹35। सॉरी, $0.5 इज इक्वल टू ₹35। तो इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूँ, हमने एक, ये तो हमने एक चीज़ ली। फॉर एग्जांपल मैं एक बास्केट लेता हूँ, ठीक है, उसमें एक एक यूनिट की, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मैं टूथपेस्ट डालता हूँ, एक तुम्हारा क्या कहते हैं फ्रूट डाल देता हूँ, एक मैं वेजिटेबल डाल देता हूँ, ऐसे 100 चीज़ों की एक बास्केट बनाता हूँ। क्या कहते हैं, अपना इंडिया की करेंसी में भी बनाता हूँ और यूएसए वाला बंदा जो है सेम क्वांटिटी एक एक यूनिट, वो भी एक बनाना लेगा, वो भी एक एप्पल लेगा, एक जो है लेट इट बी हाफ के जी का राइस वो भी लेगा, हाफ के जी का राइस यूएसए में भी लेगा, ठीक है। तो दोनों की कॉस्ट जो है वो कितनी बनेगी, एक लिखो, मैं ज़्यादा समझाता हूँ। सपोज इन इंडिया consider a basket of 1 unit of 100 commodities. ठीक है, इन 1 commodity, हाँ, इन 100 commodities, and the cost of Indian basket is ₹2000, and the cost of Indian basket is ₹2000, and the cost of US basket is $100, कॉस्ट ऑफ यूएस डॉलर्स is $100, then the PPP will be equal to, मैं ऐसे बोल सकता हूँ $100 इज इक्वल टू 2000, हाँ, इंडिया के रुपीज। वही इंडिया की रुपीज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। इसका मतलब है 20 रुपये में इंडिया में तुम जो जो चीज़ें खरीद सकते हो वो तुम यूएसए में $1 में खरीदोगे। तो सेम क्वांटिटी में जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट आया, अगर हम पीपीपी की बात करते हैं तो उसने क्या बोला, सेम पैसे में बट उनकी उनकी करेंसी में, हमारी हमारी करेंसी में, कौन जो चीज़ है वो, मतलब कि कितनी चीज़ें तुम खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब जब मैं बात करता हूँ इंडिया जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के टाइम उसमें इंडेक्स में जो है वो 3rd नंबर पे है। इसका मतलब है इंडिया में जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। बर्गर जो है वो 35 रुपये का है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मार्केट चीज़ें बनाने में, बर्गर बनाने में इंडिया ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा यूएसए। क्यों? यूएसए में अगर वो यूएसए वाला बंदा जो आएगा उसको कितने पैसे देने पड़ने थे, अपना $1 70 रुपये देने पड़ने थे, बट हमने इंडिया में वही चीज़ जो है वो 35 रुपये में खा ली। समझ आई? ऐसे तो तुम बोलोगे सर उसको आधा डॉलर देना पड़ रहा है जो उसके लिए, हाँ, वहां जाके क्या होगा, अगर यूएस के बंदे ने खाना बर्गर खाना है तो उसको देना पड़ेगा $1, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 रुपये। बट अगर इंडिया के बंदे ने खाना है तो उसको जो है वो 35 रुपये में वो बर्गर जो है मिल जाएगा। तो इस चीज़ में इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। लिखो एक पॉइंट, तो जैसे वहाँ पे $1 में एक टॉफी मिलेगी, इंडिया में 70 टॉफी 70 टॉफिस मिलेगी, तो हाँ, दो आ जाएगा। हाँ, हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, चलो लिख लो। एज पर IMF, purchasing power parity can be defined as per IMF International Monetary Fund
परचेजिंग पावर पैरिटी कैन बी डिफाइंड as the rate at which currency of one country needs to be converted into that of a second country, Needs to be converted into that of a second country to ensure that given amount of first country to ensure that given amount of first country currency country's currency will purchase the same volume of goods services in the second country as it does in the first अब सुनना फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक जीन्स लेते हैं, एक यूएसए की जीन्स है और एक इंडिया की जीन्स है, ठीक है। लेवाइस है, कॉमन ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, दोनों जगह कॉमन जो कॉस्ट होगी वो सेम होगी ब्रांड की, ठीक है। यूएसए में लेटेड भी वो आती है $15 की और इंडिया में आती है वो 2000 की, ठीक है। अगर मैं 15 को नॉमिनल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ 1050, मतलब अगर मैं करूंगा तो यूएसए में ₹1050 के हिसाब से आगे इसको मल्टीप्लाई बाय 70 कर लेता और यहाँ पे 2000। इसका मतलब है पीपीपी के मुकाबले में यूएसए जो है वो इंडिया से आगे है। वहाँ पे एक चीज़ ₹1050 की खरीदी जा रही है जो इंडिया में ₹2000 की खरीदी जा रही है, वहाँ चीज़ जो है सस्ती पड़ रही है। समझ आई? तो हाँ, अगर सपोज करो मैंने बोला एक करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी के मुकाबले में सेम कमोडिटी को जो खरीद सकती है उसको बोला। फॉर एग्जांपल मैंने वो बास्केट की एग्जांपल दी थी। इंडिया में बास्केट जो है सेम कमोडिटी, सेम ब्रांड, सेम सब कुछ जो है वो ₹2000 की बनी थी और यूएस में जो थी वो कितने की बनी थी? $20 की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो क्या किया था मैंने उसमें $100 में बनी थी। फॉर एग्जांपल हमारी $100 में बनी थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि $1 जो है ₹20 का हुआ। इसका ₹20 मतलब $1 में जितनी वो बास्केट बनने का खर्चा लगा था हमारे यहाँ पे वो ₹20 बनने पे लगा। बस पीपीपी ये चीज़ हुई। एक मैगी अगर हमने लेनी है, यहाँ की मैगी की कॉस्ट अगर ₹10 है और वहाँ की मैगी की कॉस्ट जो है वो $1 है, डैट मीन्स हमारे मुकाबले में यहाँ पे 7 मैगियाँ आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू उनके वहाँ पे एक ही मैगी आएगी। डैट मीन्स मैगी के मुकाबले में हमारी पीपीपी ज़्यादा है, हम ज़्यादा सस्ते में जो है वो चीज़ खरीद सकते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम या यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू वो। फॉर एग्जांपल हम आईफोन की बात करते हैं, वहाँ पे आईफोन जो है लेट इट बी उनका $100 के हिसाब से फॉर एग्जांपल ₹70,000 का है और हमारे यहाँ पे 90,000 का है। तो इसका मतलब है आईफोन के मुकाबले में पीपीपी जो उनकी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी। एक मुकाबले में दूसरे की कंट्री की क्या है, एक्सचेंज रेट पड़ रहे हैं, ठीक है। एक करेंसी की दूसरी करेंसी के टर्म में कितनी वैल्यू है उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक प्रोडक्ट सेम करेंसी में सेम कंट्री में इतने का आता है, दूसरा प्रोडक्ट उतने में आता है। इसका मतलब जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे पीपीपी जो है ज़्यादा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की मार्केट जो है ज़्यादा है। इस मुकाबले में इंडिया थर्ड है, फर्स्ट पे तुम्हारा यूएसए और सेकेंड पे चाइना है और अभी हमने पीछे किया जापान को, ठीक है, याद रखना। चलो एक कंसेप्ट लिखना, बाद में लिखाऊंगा ग्रीन जीडीपी, पहले लिखो सीपीआई। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ इंडेक्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है तुम्हारा होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, सुनना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट बना, ठीक है,
प्रोडक्ट बना और वो मंडियों में बल्क में चला गया। फ्रूट सब्जियां जो आती है मंडी में सस्ती होती है, दुकान पे जो होती है महंगी हो जाती है। क्यों? फ्रूट में जो सब्जी आती, मार्केट में जो सब्जी आती है वो कहाँ पे आती है? फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचती है, जो कंपनी से निकली वहीं पे उसने दे दी, जो होलसेल वाली दुकानें होती है। बट जब तक वो रिटेल के पास आती है वहाँ पे क्या होता है? मार्केट प्राइस लग जाती है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाती है जिसके कारण वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब कंज्यूमर को किस कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मार्केट में या फिर बोलूँगा होलसेल रेट पे जो क्या मिल रहा है उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। समझ आई? थोड़ी सी समझ आई, लिखोगे ज़्यादा समझ आएगी। ज़्यादा मैंने इसमें बताना नहीं है, मैंने बेसिकली क्या बताना है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैं इसलिए करा रहा हूँ। लिख लो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सर इसमें भी बेस और करंट वो प्राइसेस का कोई कॉन्सेप्ट रहता है? बेस ईयर का कंसेप्ट है। करंट का स्टेप बाय स्टेप चलो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइस it measures change in price paid by the ultimate consumer, paid by the ultimate consumer in the retail market, in the retail market। अब हर क्लास का अपनी अपनी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, जो काम कर रहा है, उसको किस कॉस्ट पे मिल रहा है। एग्रीकल्चर लेबर जो है उसको प्रोडक्ट किस कॉस्ट पे मिल रहा है। हर एक का पहले कॉमन होता था, अब अलग अलग निकलता है। पहले लिखना सीपीआई आई डब्ल्यू, सीपीआई आई डब्ल्यू, सीपीआई आई डब्ल्यू, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। अगर इससे ऊपर एक जगह होगी थोड़ा सा लिखने के लिए, चलो इसके नीचे लिख लो, एक नीचे लिख लो पहले इसके। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिकल वो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास बंदा है, तो उसने अगर अपने घर पे फ्रूट लेना होगा बोलेगा यार बाहर जो स्ट्रीट वेंडर रेडी लगी होती है मैं वहाँ से ले लेता हूँ। अगर कोई इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा होगा वो क्या करेगा, वो एक अच्छी सी शॉप में मॉल में जाएगा, वहाँ से खरीदेगा। तो क्या होगा, हर कस्टमर की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो अपने अपने हिसाब से है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है वो वेरी करती है। ये पॉइंट लिखना। Since different class of consumer consumption, since different class of consumer consumption pattern varies, there can be difference, there can be difference in the price increase in the basket of commodities. There can be difference in the price increase in the basket of commodities. अब लिखो CPI IW. This index measures change in price of commodity basket, change in price of commodity basket consumed by the industrial worker, consumed by the industrial worker, industrial worker। Second, CPIAL, CPIAL कि इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी किस कंज्यूमर जो बास्केट है उसकी बात कर रहे हैं। CPIAL, it measures change in price of commodity basket, सर AL agricultural laborer, agricultural laborer, agricultural laborer।
It measures change in price of commodity basket consumed by change in price of commodity basket consumed by agricultural laborer. Third, CPI-RL, CPI-RL, रूरल लेबरर. अब मैं ये लिख रहा हूँ कि कितने कंज्यूम्ड बाय द बास्केट, ये खुद लिख लो कि रूरल लेबरर कि लिखाऊं? अगर लिखाऊं रूरल लेबरर, ठीक है. अब लिखना दीज इंडेक्स तीनों, दीज 3 इंडेक्सेस आर पब्लिश्ड बाय, सर तो एक सेकेंड. हाँ लिख लो, दीज 3 इंडेक्सेस आर पब्लिश्ड बाय These index are published by Labor Bureau, Bureau under Ministry of Labor and Employment. Labor and Employment. नेक्स्ट एक और इंडेक्स लिखो, सीपीआई रूरल. मतलब ये रूरल पॉपुलेशन जो है किस बास्केट की डिमांड कर रही है. सीपीआई रूरल, आर भी लिखते हैं. सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल गांव, RURAL, वही की मेजर करेंगे बास्केट कंज्यूम्ड बाय रूरल पॉपुलेशन. फिर सीपीआई अर्बन, समझ. अब पहले लेबर हो गए ना, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर हो गए, लेबरर हो गए जो रूरल लेबरर थे. अब हम जो तुम खाना खुना खाते हो वो क्या कंज्यूम करते हो. सीपीआई रूरल, गांव में जो लोग रहते हैं. सेकंड, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड, अर्बन और रूरल दोनों. लिखना इन तीनों के बारे में. द बेस ईयर, अगर मैं बेस ईयर की बात करने लगा डेट मीन्स हम रियल जीडीपी पक्का कहीं निकाल रहे होंगे. द बेस ईयर फॉर दीज 3 इंडेक्सेस, रूरल अर्बन कंबाइंड, द बेस ईयर फॉर दीज 3 इंडेक्सेस इज 2011-12 एंड द बेस प्राइस फॉर दीज 3 इंडेक्सेस इज 2011-12. डब्बे में डाल देना 11-12 को. पूछता है क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का क्या बेस ईयर है. 11-12 एंड आर पब्लिश्ड बाय NSO. ठीक है. अब सुनना, अब ये जो होगा वेट ऑफ बास्केट, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, किसकी डिमांड किस तरह से उसकी वेट ऑफ बास्केट जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है, लेट इट बी, अगर ये बोलता है 555 कमोडिटीज़ आती हैं सीपीआई में, इसमें फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसमें फॉर एग्जांपल सर्विसेज आती है, इसमें फ्यूल और क्या कहते हैं तुम्हें एलपीजी आती है. ये सारी चीज़ें अलग अलग बास्केट बनेगी. तो किसकी कितनी डिमांड है, पेट्रोल की किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा जो है गाड़ियों वगैरह में ट्रैवल करता होगा. ठीक है. जो क्या कहते हैं तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो क्या कहते हैं जिसका बिजनेस जो है रियल इस्टेट वगैरह का होगा. तो ये वेरी करता है जगह टू जगह. ठीक है. क्या बोला मैंने, पब्लिश बाय NSO हो गया. ठीक है. एक बात लिखो, स्टार बनाना. फूड एंड बेवरेजेस, food and beverages have the highest weight. beverages पता है ना क्या होता है, drinks, have the highest weight of 45.86% in CPI combined. 5.86% in CPI combined. ठीक है. सेकंड लिखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स.
ये क्या, जो होलसेल वाली मार्केट पे किस रेट पे मिला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर देखना, ये तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट हो गया ना। जो सीपी कंज्यूमर मिल रहा था वो तुम्हारा क्या हो रहा था, वो मार्केट प्राइस हो रहा था, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ऐड हो रहे हैं। समझ आ रही है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, it measures the change in price in the wholesale market. It measures the change in price in the wholesale market where goods are traded in bulk. In the WPI measures the change in prices in the wholesale market where goods are traded in bulk. It is published monthly by, और हर महीने आता है WPI, और पहले ये भी CPI भी मंथली आता है। इट इज़ पब्लिश्ड मंथली बाय DPI डबल टी, कहाँ रह गया, DPI डबल टी, ब्रैकेट में लिखना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI commodities industry. WPI commodities are divided into three groups. WPI commodities are divided into three groups. Primary articles, food और मैन्युफैक्चरिंग। फूड एंड पावर भी लिख सकते हो, बिजली वगैरह। वेट देख लेना कितना कितना दिया हुआ है, वेट भी लिख दो, किस आर्टिकल को है जो कितनी ज़्यादा वेटेज दी हुई है, कौन सा सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 22.62, फ्यूल एंड पावर को है 13.15, 13.15। फ्यूल मैंने क्या लिखा यार, वो प्राइमरी में ही आ गया। फ्यूल एंड पावर, अब मैं तुम्हारी तरह हो गया, फ्यूल एंड पावर बस होगी। फ्यूल एंड पावर 13.15 और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में लिखो 64.23। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में लिखना 64.23, फ्यूल एंड पावर में 13.15। टोटल कितनी कमोडिटीज़ आएंगी टोटल मिला के, इसमें लिखो देयर आर, कहाँ रह गया, 22.62। प्राइमरी में 22.62, फ्यूल एंड पावर में 13.15, मैन्युफैक्चर में 64.23, ठीक है। आगे लिखना देयर आर अराउंड, क्या हो गया, असाइनमेंट थी। देयर आर अराउंड 697 आइटम्स इन WPI बास्केट, और जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उसको वेटेज उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी। देयर आर अराउंड 697 आइटम्स इन WPI बास्केट्स, ठीक है। लास्ट, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए तीसरा तरीका, GDP डिफ्लेटर। इसका क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, ठीक है। वो उस क्वेश्चन पे जाना जो मैंने कराया था, मुझे 2014 का सुनाना, क्या था नॉमिनल GDP, 2013 का, 2012 का, चल 262 ले लिया। नॉमिनल GDP मैं निकाल रहा हूँ, GDP डिफ्लेटर जो है वो निकाल रहा हूँ 2014 का,
तुम्हारे उस क्वेश्चन के हिसाब से। और ले लो, एक ही बात है, समझो ना। 2000, छोटे बच्चे नहीं होते जैसे। 2013 का 262 समझ गए। रियल जीडीपी कितनी? 240 इंटू 100, ठीक है। कैलकुलेट करना क्या आ रहा है, तो ये आएगा ना 12 131 4 है 109.16, ठीक है। इसका मतलब है तुम्हारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी है डेट इज 9.16। 100 लिया था ना हमने परसेंट के हिसाब से, तो 109 इज इन्फ्लेशन तुम्हारी बढ़ गई। तो जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है जो प्रिवेलिंग, नॉमिनल ऊपर क्यों आएगी? क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा होगी, प्रिवेलिंग प्राइसेस को लेके चल रही है। और रियल जीडीपी जिसमें हमने कांस्टेंट ले लिया हुआ है, ठीक है। लिख लो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। GDP deflator is published by NSO GDP deflator is published by NSO क्वार्टरली, हर 3 महीने में। सुनना, अब जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन सुनना। 2019 यूपीएससी, ठीक है। PPP exchange rates are calculated by comparing the prices of same baskets of goods and services in different countries. PPP सुन लेना प्लीज, सारे दिमाग लगा के सुन लेना। PPP exchange rates are calculated by comparing the prices of same baskets of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. 1, 2, both, neither. बोलो जल्दी बोलो, है 2 क्यों नहीं? मैंने बोला PPP exchanges are calculated by comparing the price of same basket of good and services in different countries. बास्केट सेम सेम बनी, सेम चीज़ की, ये होती है PPP? होती है? हैं? होती है कि नहीं होती है? बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो ना, डर के क्यों बोल रहे हो? होती है ना। तो इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 3rd है, तो 1 ओनली, ठीक है। सुनना अब, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? CPI IW के लिए कौन जो है वो इंडेक्स निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। लेबर ब्यूरो 2016 का 15 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सुनना सुनना, ये मैंने वैसे कराना है, अगर तुम खुद कर लोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये याद रखना ज़्यादा है। WPI की फूड में ये क्या कहते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड वो, ठीक है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। क्यों? वो नहीं है, तो वो तो फिर इसका मतलब है, उसने बोला डज नॉट, हाँ डज नॉट का मतलब, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WP एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू डिसाइड ऑन चेंज। अब याद रखना, रिजर्व बैंक ने किसको कर दिया हुआ? CPI को, WPI को नहीं लिखा है। अब पहली बात मेरी सुनना, ये क्यों गलत हुआ? सुनना, मैंने WP क्या बोला था, WPI क्या बोलता है? जो फैक्टर कॉस्ट है, जो तुम्हें मंडी पे रेट आया, और CPI बोला था जो तुमको मिल रहा है। CPI सर्विसेज को इंक्लूड करेगा कि WPI सर्विसेज को इंक्लूड करेगा? CPI की कौन सी डेफिनेशन बोल रहा है तू? मैंने मान ली, कैलकुलेट कौन करेगा? अपनी जब वैल्यू निकालनी होगी WPI करेगा कि CPI आएगा?
WP आएगा, क्योंकि चीज़ बना रहे जो वो हैं तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कहीं पढ़ा सर्विसेज, वहाँ तो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडीज कर दिया था। पहले तुम ठीक तो बोल रही थी, यही बोला था, समझ आई? क्यों? क्योंकि फूड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही तो सर्विस लगेगी, वहाँ पे क्या लग रही है? अब ये नहीं ना बोलना वहाँ पे मंडी पे दुकान पे वो बेच रहा है, उसकी वो उस चीज़ के पैसे थोड़ी ना ले रहा है, वो प्रोडक्ट के पैसे ले रहा है। ठीक है, समझ आई? अच्छा, उसके बाद So now, economic growth in country X, economic growth in country, ठीक है, to be continued tomorrow.